हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये है मैट्राइसेज। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैट्राइसेज जो है ना, वो कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिखते हैं स्क्वायर कॉलम में। ठीक है, स्क्वायर नहीं, सॉरी, रेक्टेंगल में हम लोग बोलेंगे। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? नंबर्स का। नंबर्स कैसे हो सकते हैं? रियल नंबर हो सकते हैं, या इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, किसी भी तरीके का नंबर को या फंक्शन को अगर हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखते हैं ना, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मैट्राइसेज बोलते हैं। यूज कहाँ है इसका? तो देखो, आपने जैसे मान लीजिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू लाइक कुछ भी। तो इस तरीके के जो इक्वेशंस होते हैं, इसको सॉल्व करने का एक बड़ा आसान तरीका होता है, जो होता है मैट्राइसेज। खैर, इसके आगे चल के बहुत यूज आए। ठीक है, आपको आपको कंप्यूटर साइंस में आपको जरूरत पड़ेगी, आपको डेटा को एनालाइज करने के लिए जरूरत पड़ेगी मैट्राइसेज की। तो खैर, हमारा यहाँ पे कंसर्न ना उसके एप्लीकेशन को लेके बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। हमारा कंसर्न रहेगा कि अलजेब्रा कैसा है इसका, मतलब एडिशन कैसा है, मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, डिवीजन कैसा होगा। खैर, डिवीजन नहीं होता है वहाँ पे इन्वर्स हम लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मैट्राइसेज पहले सीखेंगे कि क्या चीज होती है, फिर देखेंगे कि उसका अलजेब्रा कैसे होता है, और सबसे आखिरी में उसके छोटे मोटे यूजेज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। अब ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कैसे हो सकते हैं? तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से कि 1 2 3 और 4 5 और 6, तो ये क्या हो गया? ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, दिख रहा है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ये जो जितने यहाँ पे क्या हैं, देखो कितने लाइन है, हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं? तो हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो 2 हैं, रो 1 और दिस इज रो 2। तो जितने रो होंगे, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसको हम लोग रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? रो। अच्छा, अगर वर्टिकल जो अरेंजमेंट है, वर्टिकल जो लाइंस होंगे, देखो ये है, तो इसको हम बोलते हैं कॉलन। कॉलन 1, कॉलन 2 एंड कॉलन 3। तो हम इसको क्या बोलते हैं? तो लिख देता हूं कि वर्टिकल अरेंजमेंट जो यहां पे किया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉल। ठीक है, तो यहां पे अच्छा, रो को हम डिनोट करेंगे किससे? तो एम से, और इसको एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, बस स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो मुझे बताइए कि यहां पे रो कितने हैं? जवाब है रो है 2, और वर्टिकल अरेंजमेंट मतलब कि कॉलन कितने हैं? तो 3। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इसको 2:3 के अरेंजमेंट में रखा गया है। तो ये इसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो आप बोलेंगे 2:3, 6 मत बोल देना। ठीक है, आपको बस लिखना है कि 2:3 का क्या मतलब हो गया। 2:3 का क्या मतलब हो गया? आपको पता है ना, जैसे अगर आप एक रेक्टेंगुलर फील्ड के बारे में बताते हो, तो आप लिखते हो ना कि 5:6 का है। 5:6 का क्या मतलब हुआ कि 5 क्या हो गई? लेंथ हो गई, और ब्रेथ मान लीजिए 6 हो गई। तो वैसे यहां पे है कि रोज कितने हैं और कॉलन कितने हैं, इसी को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इसी को हम बोलते हैं क्या? ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर में 6 मत लिख देना। कितना आ गया? 2:3। खैर, तो ये ऑर्डर वाली बात हमको समझ में आ गई कि ऑर्डर क्या चीज होता है। अब है कि हमारे पास मैट्राइसेज कितने टाइप के होते हैं। तो यहां लिख देता हूं हेडिंग की टाइप्स ऑफ मैट्राइसेज। मैट्राइसेज के कितने टाइप हैं? तो देखो, सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं यहां पे, सबसे पहला जो है हमारे पास, वो है रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स कैसा होता है? देखो कि केवल इसमें क्या रहेंगे? एक रो रहेगा। लिख देता हूं यहां पे हैविंग ओनली 1 रो। अगर एक रो है केवल मैट्रिक्स में, जैसे जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3, तो ये क्या है? इसमें इसका जो ऑर्डर है वो कितना है बेटा, बताओ। तो हम बोलेंगे रो 1 है, और कॉलन कितने हैं? तो 3 है। खैर, अपने को कॉलन से मतलब नहीं था, कॉलन कुछ भी हो सकता था, लेकिन रो पक्का है कि 1 होना चाहिए। अगर रो 1 है तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स। बोलो, ये चीज क्लियर है? दूसरा है कॉलन मैट्रिक्स। कॉलन मैट्रिक्स, कॉलन मैट्रिक्स में क्या होगा बताइए? तो हम बोलेंगे हैविंग ओनली 1 कॉलन। तो कैसा हो जाएगा? जैसे मान लो हमने एक लाइन ऐसे बना दिया और हमने बोला 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ तो?
इसका ऑर्डर हो जाएगा, देखो 3 रो है तो 3 इंटू 1, 3 रो कैसे हुए, देखो हम बोल रहे हैं 1 रो 2 रो और 3 रो। कॉलन कितने हुए, मात्र 1, दिख रहा है, इसको हम लोग कॉलन बोलते हैं, भूल तो नहीं गए। R1 दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो हम बोलेंगे 3 इंटू 1, खैर ये 3 हो 4 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि यहाँ पे कॉलन होना चाहिए 1, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि दिस इज कॉलन मैट्रिक्स। क्लियर। नाउ थर्ड हम यहीं पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देता हूं। थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं कि थर्ड है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोग लिखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जितने मतलब m इज इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलूं 1 2 3 8 5 6, ठीक है, 2 1 2, कुछ भी हमने रैंडम नंबर्स ले लिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे जितना m है उतना ही n है, देख रहे हो, देखो 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम भी कितने 1 2 और 3। तो यहां पे ध्यान देना है आपको कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर आ गए तो क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहां पे लिख देता हूं कि इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम, तो क्या होगा, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ में है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखना डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि केवल डायगोनल के एलिमेंट्स जो होंगे ना वही कुछ होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। समझना, मैं बोल रहा हूं कि देखो ऐसा हो सकता है कि 1 0 0 0 1 0, ठीक है, और यहां पे लिख दूं 0 0 और 2, कुछ भी रैंडम ले लिया हमने। ध्यान बस रखना है कि केवल क्या होंगे, डायगोनल वाले जो यहां पे एलिमेंट होंगे वही, उसी में कुछ ना कुछ होगा, बाकी सब जीरो होंगे। तो लिख देता हूं कि ओनली नंबर्स प्रेजेंट ओनली एट डायगोनल पोजीशन, डायगोनल पोजीशन। अच्छा ध्यान रखना एक बार, डायगोनल पोजीशन ये भी हो सकता था, ये भी चलेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख देना 1 1 1 1 1 और यहां पे 2 लिख देना। इसको क्या बोलते हैं कि नंबर प्रेजेंट ओनली एट डायगोनल पोजीशन, रेस्ट ऑल पोजीशंस आर फिल्ड विथ 0। बाकी सारे पोजीशन कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है ये सब टर्म्स। चलो एक एक करके लिखते भी चलना, याद रहना चाहिए आपको। एक चीज यहां पे और ध्यान देना कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहा तो हम लोग ये बात कर ही नहीं पाएंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स में यहां पे आपने देखा कि ये जो पोजीशन थे, ये सब जो थे, ये सब क्या थे, अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन मान लो अगर ये सेम हो, हम लिख देते हैं कि इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, सारे अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए ना, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया हमने 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, डायगोनल में हमने 2 ले लिया, बाकी सब जगह क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। अब अगर ये 0 पुट हो गया तो ये जो बनता है ना, इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर मैट्रिक्स। कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स लेकिन चाहिए, ध्यान रहे। यहाँ पे मान लो हमने ले लिया आई, ठीक है, आई आपको पता है ना क्या होता है, आयोटा, कि नहीं पता, पता होगा ना। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे फिर से हमने क्या ले लिया, आई। तो ये जो मैट्रिक्स बना है ना, इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है, ये डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है तो क्या बोलेंगे, इफ ऑल डायगोनल, यहाँ पे लिख रखा है ना हमने, इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, देन इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। बोलो समझ में आता है ये चीज। अच्छा, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। यहां पे आ गया अपना पांचवा, कौन सा था, स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा कि स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ही ना एक पार्ट है समझो। ओके, नाउ उसके बाद है सिक्स्थ पॉइंट है अपना कि एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब बोलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो क्या है, इसमें भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा जिसमें केवल क्या रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे और वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, 1
0 सॉरी 1 1 1, डायगोनल वाले सारे क्या रहेंगे 1, और बाकी हर जगह क्या करना है आपको 0 फिट कर देना है। तो ये जो बनेगा ना इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिख दूं यहां पे पॉइंट कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। ठीक है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। ये है कैसा, तो ये भी है कि डायगोनल मैट्रिक्स है। लिखेंगे कि इन अ डायगोनल मैट्रिक्स if all diagonal elements are unity it is called identity matrix। बोलो क्लियर है ये चीज। तो ये ना अपने कुछ टाइप्स हमने यहां पे पढ़ रखा है। अब नेक्स्ट है अपने पास कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम बोलेंगे इफ ऑल एलिमेंट्स, इफ ऐसे लिख देना कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो, सारे एलिमेंट जीरो, कोई डायगोनल वगैरह सब जीरो होना चाहिए। तो हम लोग बात करें जैसे कि यहां पे ले लिया 1 0 0 0 और यहां पे भी 0 0 0। ये क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो स्क्वायर हो ना हो, मतलब बस यही है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्लियर, नल मैट्रिक्स। नाउ 8th जो है ना ये है अपना अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसको लिख रहा हूं कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया, सबसे पहले तो समझ लो कि ये होना चाहिए कैसा, तो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे हमने बना लिया ये, ठीक है, तो अपर ट्रायंगल क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो मान लो यहां पे हमने ले लिया 1 2 एंड दिस वन इज 3। अब चूंकि अपर ट्रायंगल बोला है तो अपर ट्रायंगल के अलावा जो भी यहां पे बचा, देख रहे हो, देखो अपर ट्रायंगल में कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे मान लो 1 1 ले लिया, यहां पे 5 ले लिया, ठीक है, यहां पे आप कुछ ले लो 3 ले लो। तो ये जो मैट्रिक्स बना है ना, ये वाला मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगल। क्यों अपर ट्रायंगल बोलते हैं, देखो क्योंकि अपर ट्रायंगल में कुछ सारे एलिमेंट हैं जो नॉन जीरो हैं, बाकी क्या है सब इधर तो जीरो है, तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगल। 9th है सिमिलरली लोअर ट्रायंगल या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसा होगा कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इस बार लोअर ट्रायंगल में एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो, नॉन जीरो होने चाहिए। जैसे हमने ले लिया 1 2 5 कुछ भी, और यहां ले लिया 5 2 1, और इधर क्या होने चाहिए 0 0 0, रैंडम हमने नंबर्स कुछ भी फिट कर दिया। लेकिन ध्यान रहे कि लोअर ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, इसका नाम है लोअर ट्रायंगल, तो लोअर ट्रायंगल में क्या होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए, और अपर ट्रायंगल में क्या होने चाहिए, सब कुछ जीरो होना चाहिए। यहाँ पे नाम था अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, इसलिए अपर में था, लोअर में क्या था, सब जीरो था। तो इस तरीके से हमने देख लिया अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 9 टाइप के हमने मैट्रिसेस देखे हैं। एक एक करके ना सबको रिवाइज कर लो और ध्यान रखो इन बातों को, फिर देखते हैं अपन आगे। अब देखो हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो इक्वलिटी जानने के पहले ना एक चीज आप समझो कि लोकेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है। यहां लिख रहा हूं कि लोकेशन ऑफ एलिमेंट, फिर आपको समझाता हूं कि ये चीज क्या होती है। तो लोकेशन ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया कि 1 2 3 5 4 2 1 7 3, ठीक है, ऐसे ले लिया हमने, रैंडमली हमने कुछ भी नंबर ले लिया। हम बोल रहे हैं इसका लोकेशन क्या है, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखो हम इसको बोलते हैं कि जो रो है उसको हम आई से डिनोट करेंगे, किससे, आई से, और जो कॉलम है उसको किससे करेंगे, जे से करेंगे। तो आप बोलोगे सर आपने तो एम और एन भी किया था। देखो एम और एन जो है ना, ये भी लोकेशन, ये क्या थे, ये थे नंबर्स, समझ रहे हो, नंबर्स। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका नंबर क्या है, समझ रहे हो, इसका नंबर मतलब हो गया कि ये कौन सा रो में लाई करता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आई इज इक्वल टू है 1, यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या है 2, यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या है तो 3। मान लो यहाँ पे हम बोल रहे हैं जे, तो जे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे जे इज इक्वल टू क्या है 2, और यहाँ पे जे इज इक्वल टू क्या है 3। तो आप मुझे बताओ कि इसका लोकेशन क्या है बेटा। तो आप बोलोगे कि आई जे की जो वैल्यू है यहाँ पे 1,1 है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसको हम देखो 1 है ना, 1 को हम कैसे लिखते हैं, तो हम बोलेंगे 1 जो है वो है ए नाम का एक मैट्रिक्स है, ए नाम का एक मैट्रिक्स है जिसमें ये है 1 1, ठीक है, समझ में आ रही है। अब मान लीजिए हमको बात करनी है कि A23 पे कौन है, A23 मतलब 2 सेकेंड रो और कौन सा थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम मतलब ये वाला। तो हम क्या बोलेंगे A23 की जगह पे आप क्या लिखोगे 2।
सिमिलरली आप कुछ भी, सबका लोकेशन आप बता सकते हो। अच्छा मुझे बताओ इसका लोकेशन क्या है, तो हम बोलेंगे दिस इज A22, दिख रहा है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो इस तरीके से ना हम लोकेशन बताते हैं किसी भी चीज का। अब आइए समझते हैं कि इक्वालिटी क्या चीज होती है। तो हम बोल रहे हैं कि दो मैट्राइसेज मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B इक्वल है अगर, तो अगर ये इक्वल है तो क्या हो रहा है, तो यहां पे हम बोलेंगे कि इसके सारे जो एलिमेंट हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे एलिमेंट था कौन, A11, दिस इज A12, दिस इज A13, सिमिलरली 21, 22, 23, और यहां पे मान लो कौन सा हो सकता है, मान लो इतना ही ले लेते हैं, ठीक है, 10। यहां पे क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहां पे B11, यहां पे है B12, B13, और यहां पे हमने क्या ले लिया B21, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि B11, B12, B13 एंड 21, 22 एंड यहाँ पे आ जाएगा कौन सा B23। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बेटा इक्वल हैं तो क्या होंगे, इसके हर एक का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख रहे हो 1 1, यहाँ पे भी 1 1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो गया, ये वाला। सिमिलरली इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग देखो ये वाला है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ 2 into 3 मैट्रिक्स whose diagonal aij are given by aij is equal to I into j। अब सोचो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लिया 2:3 का, 2:3 मतलब 2 रो होनी चाहिए और 3 क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ कि मान लीजिए ये 1 1 है, ये क्या है 1 2 है, एंड दिस इज 1 3। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1, दिस इज 2 2 एंड दिस वन इज 2 3। आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट निकालने हैं। अब आप बताओ कि A11 कितना होगा, तो जवाब है A11 पहले नियम से क्या है 1 into 1 मतलब 1 आ गया, समझ लो। I और J की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और 1 है, तो क्या आ जाएगा 1 into 1 1 होता है। सिमिलरली 1 2 कितना हो गया, तो 1 into 2 क्या होता है 2। अगली बार में 1 3 मतलब क्या आ गया 1 into 3 कितना 3, नियम है ये 1 I into J करना के लिए बोला है आपको। अच्छा और मुझे बताइए कि A21 कितना है, 2 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, नाउ 2 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब आप क्या कर लो, मैट्रिक्स यहाँ पे बना लो, कैसा 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ गया 2 4 और दिस वन इज 6। समझ में आ रहा है कैसे हमने ड्रॉ किया ना। सेकेंड वाला देखो, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या आ गया देखो कि A11 दिस इज A12 1 3 और यहाँ पे क्या आ गया 2 1 2 2 एंड दिस वन इज 2 3। समझ रहे हो, ये उसका पोजीशन है। अब नियम क्या बोलता है, इस बार मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है क्या, नहीं, इस बार कुछ और बोला है। देखो हम बोल रहे हैं 1 1 मतलब I क्या है, ये क्या है I एंड दिस इज J, तो क्या बोलता है 2I मतलब 2 into 1 2 minus 1 हो जाएगा आंसर 1। यहाँ पे मान लो 1 2 बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 से में 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला ना, देखो 2I मतलब क्या हो गया 2 2 minus 2 कितना 0। फिर से अगली बार में क्या बोला है 1 3, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 minus 3 कितना आ जाएगा -1। सिमिलरली आप क्या करोगे 2 1 करो तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 -1 कितना होता है 3। अगला है 2 2, तो 2 2 जा 4 -2 आंसर इज 2। ना अगला है 2 3 है तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 -3 4 -3 आंसर इज 1। सो अपने पास पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स बनता है वो कैसा बनता है 0 -1 एंड 3। उसके बाद क्या है, सॉरी 0 नहीं है, पहला है इस तरीके से 1 0 -1, उसके बाद है 3 2 एंड 1। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, मैट्रिक्स डिजाइन करना है। रूल आपको दे रखा होगा, कर लेंगे आप इस तरीके से क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को बोला हुआ है कि इफ 2x + 1 और यहाँ पे इस तरीके से मैट्रिसेस देन बोला है कि दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। देख लो दो मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है। अब आपको पता है कि दोनों कब इक्वल होते हैं बेटा, दोनों तब इक्वल होते हैं जब क्या हो जाए, जब दोनों का हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाए। मतलब क्या हो गया, जैसे 2x + 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, ये वाला, ये, तो हम क्या बोलेंगे x + 3। सो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। बोलो समझ में आता है, x की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, y चाहिए, तो y वाला कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है। तो अपन बोलेंगे कि y² + 1 इज इक्वल टू कौन 26। सो यहां से y² इज इक्वल टू आ जाता है 25। सो y इज इक्वल टू आ गया +-5। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई +-5। तो इस तरीके से ना आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू, इसी तरीके के छोटे छोटे सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, ये आपको करना आता होगा। तो इसी के साथ अपना पहला लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं। थैंक यू।